नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों आज 2 अक्टूबर है, यानी अक्टूबर का प्रथम सप्ताह प्रारंभ हो चुका है। यानी आज से लेकर 7 तारीख तक किसी भी क्षण यूपी पीसीएस आरओ का नोटिफिकेशन आ सकता है। लगभग 400 वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन आने वाला है। एपीएस का नोटिफिकेशन आ ही चुका है और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का नोटिफिकेशन भी इस महीने के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा। परीक्षाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट की तो पहले ही हो जाती है, यूपी पीसीएस की भी लगभग 2 महीने के अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी। यानी दिसंबर एंड में या जनवरी के प्रथम सप्ताह में परीक्षा होने के पूरे चांसेस हैं। यानी समय कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपको पता ही है, जीके के जो है 140 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। अगर हम बात करें जीके की तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों, जैसे 140 क्वेश्चन हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लेकर के आए। लगभग 140 क्वेश्चन है तो मान करके चलिए कि 140 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लाए जाने वाले हैं, जिनमें से आपको सीधे परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे कि आज मैं आपके सामने अक्षांश और देशांतर का टॉपिक लेकर के आया हूं। सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है ये यूपीपीसीएस का। आप पिछली परीक्षा उठाकर देख लीजिए, यहां से प्रश्न आया ही आया है। तो इसी तरीके से मैं टॉपिक्स आपके सामने लेकर के आऊंगा। टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, पॉलिटी का हो सकता है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, टेक्नोलॉजी का हो सकता है, एनवायरमेंट का हो सकता है, करंट अफेयर का हो सकता है। यानी जहां कहीं से भी, यूपी जीके का भी हो सकता है, जहां कहीं से भी प्रश्न आने की संभावना है वो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो चलिए आप जो है जुड़ जाइए चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रारंभ करते हैं आज का हम अपना पहला टॉपिक, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। क्या होते हैं ये अक्षांश और देशांतर? तो पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश एवं देशांतर के अध्ययन द्वारा ही किया जा सकता है। ये तो दोस्तों डेफिनेशन हो गई। यानी सीधी सी बात है, अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से हम किसी भी स्थिति का निर्धारण करते हैं। जैसे कि हम बात करें यदि भारत के संदर्भ में, तो हम क्या कहते हैं, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। यानी हमने अक्षांश और देशांतर दोनों बता दिए। इसका मतलब भारत इन दोनों के बीच में है। यानी पूरी पृथ्वी पर हम भारत की स्थिति का ज्ञान कर सकते हैं, अक्षांश और देशांतर। इसी प्रकार हम उत्तर प्रदेश का ज्ञान कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आपके शहर का ज्ञान कर सकते हैं। तो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से स्थिति का अध्ययन किया जाता है। चलिए ठीक है, स्थिति का अध्ययन करते हैं, पर ये होती क्या है? तो पृथ्वी के केंद्र से, जैसे अब बात करें हम अक्षांश रेखाओं की, पहले अक्षांश रेखाओं को पढ़ेंगे फिर देशांतर को। तो अक्षांश रेखाएं यानी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यानी कि ये आपकी यदि पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के मध्य से विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है पृथ्वी के केंद्र से। अब ये पृथ्वी का केंद्र है। अब इस केंद्र से किसी भी स्थान की जो कोणीय दूरी होती है वो अक्षांश कहलाती है। यानी ये 1 डिग्री हो गया, फिर ये 2 डिग्री हो गया, इसी प्रकार ये 10 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये जो है ये डिग्री, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये कहलाती हैं, ये अक्षांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्षांश। इसी प्रकार यदि सपोज कीजिए ये केंद्र है, यहां से ये 23.5 डिग्री है, जिसे ये 23.5 डिग्री अक्षांश है। इसी प्रकार यहां से भी एक 23.5 डिग्री का कोण बन रहा है और इन दोनों बिंदुओं को मिला देने वाली ये जो रेखा है दोस्तों, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है अक्षांश रेखा। यानी कोणीय दूरी को तो हम अक्षांश कहते हैं और दोनों तरफ जो कोण बनते हैं उनको मिला देने वाली, यानी समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी एक कोण ये बन रहा है, दूसरी तरफ भी तो कोण बनेगा सेम, और समान अक्षांशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये क्या कहलाएगी? ये अक्षांश रेखा कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं और समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है दोस्तों अक्षांश रेखा।
आगे बात करें तो दूसरे शब्दों में अक्षांश रेखा वे काल्पनिक रेखा हैं जो संपूर्ण ग्लोब या पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची जाती हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो अक्षांश रेखाओं के बारे में आपसे पूछे जाते हैं। पहले तो क्या, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा समान होती है, यानी ये आपकी पृथ्वी है, ये एक अक्षांश है, ये अक्षांश है, तो इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है और इस अक्षांश से इस अक्षांश के बीच की दूरी ये बराबर होगी, यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, ये ना घटती है ना कम होती है। और ये कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है 111 किलोमीटर। देखिए लगभग समान होती है, हम ये कह सकते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी में हल्का परिवर्तन आता है, बहुत माइन्यूट सा, नेग्लिजिबल सा। जैसे विषुवत रेखा पर ये जो दूरी है ये 110.6 किलोमीटर की हो जाती है। जनरली कितनी रहती है, 111 किलोमीटर, पर विषुवत रेखा पर ये कम हो जाती है 110.6 किलोमीटर। और ध्रुवों पर ये दूरी जो है कितनी हो जाती है, ध्रुवों पर हो जाती है 111.7 किलोमीटर, यानी ध्रुवों पर तो ये दूरी बढ़ जाती है और विषुवत रेखा पर ये दूरी कम हो जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी में हल्का सा परिवर्तन आता है, यानी विषुवत रेखा से यदि हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तो दूरी बढ़ेगी और ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो दूरी कम होगी, लेकिन बहुत कम। 111 किलोमीटर में केवल 0.7 और 0.6 इतना ही तो अंतर है। 110.6 हो गई या फिर 111.7 हो गई। 100 किलोमीटर में ये 10.7 किलोमीटर का कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम कहते हैं कि लगभग समान रहती है, हमेशा समान रहती है। जनरली ये स्टेटमेंट आ जाए ट्रू फॉल्स में तो ये बिल्कुल सही होगा, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा समान होती है। और कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। लेकिन स्पेसिफिकली दे दी जाए कि ध्रुवों पर यह दूरी कितनी होती है, तो 111.7 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर यह दूरी कितनी होती है, तो 110.6 किलोमीटर। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी दोस्तों कटिबंध कहलाती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को कटिबंध कहते हैं। और क्या है आगे देखते हैं कुछ। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में कमी आती है। अब देखिए ये आपका पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये पूरा वृत्त बन रहा है, आगे भी है और इसी तरीके से पृथ्वी के दूसरी तरफ भी ये 0 डिग्री है कि नहीं है, तो ये पूरा सर्किल बनाती है। तो अगर हम इस तरीके से अक्षांश रेखाओं को देखें तो आप देखेंगे ये वृत्त जो है छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब इसकी त्रिज्या में क्या है, कमी आ रही है। कोई भी वृत्त छोटा हो रहा है दैट मींस उसका रेडियस कम हो रहा है, उसका डायमीटर कम हो रहा है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है। ध्यान रखिएगा, त्रिज्या में कमी आती है। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार क्रमशः घटता जाता है। आकार भी घट रहा है, यानी वृत्त की त्रिज्या में भी कमी आ रही है, आकार में भी कमी आ रही है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक आते आते ये बिल्कुल एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। इसी वजह से इसे अक्षांश रेखा नहीं कह सकते हम। 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना। तो बाकी के सारे तो रेखाएं, लेकिन ये रेखा थोड़ी है, ये तो बिंदु है। तो ये इन दोनों को हम रेखाओं में नहीं गिनते, बाकी अक्षांशों में गिनते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा प्रश्न के उत्तर पर, अभी बताऊंगा, आगे देखिए। 90 डिग्री अक्षांश को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त होती है। एक विषुवत रेखा एक वृहद वृत्त होती है। यानी 90 डिग्री तो सिर्फ एक बिंदु है, वो तो अक्षांश रेखा ही नहीं है, ना ही अक्षांशीय वृत्त है, वो सिर्फ अक्षांश है, सिर्फ बिंदु है। इसके अलावा जितने अन्य अक्षांश हैं वो वृत्त का निर्माण करते हैं, सर्किल का निर्माण करते हैं, और विषुवत रेखा एक वृहद वृत्त का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आसान सा प्रश्न है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे आकार में कमी आती
चली जाएगी। अब देखिए कुल अक्षांशों की संख्या, अक्षांश पूछ रहा है यहाँ पे, यानी 90 डिग्री को भी कैलकुलेट करेंगे तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में 90 हुई, 1 से लेकर के 90 तक, दक्षिणी गोलार्ध में 90 हुए, और जो 0 डिग्री है विषुवत रेखा है जो किसी भी गोलार्ध में नहीं आती, वो भी तो एक अक्षांश है। तो कितने हो गए, ये हो गए 181, यानी कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है 181। जब पूछेगा आपसे अक्षांश रेखा कितनी है तो भैया 90 डिग्री को माइनस कर दीजिए। 90 डिग्री कितने हैं 2, क्योंकि वो अक्षांश रेखा होते नहीं है, वो क्या होते हैं, वो तो सिर्फ अक्षांश होते हैं। तो 2 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे सामने जो आंकड़ा निकल करके आएगा वो आएगा 179 का। यानी अगर आपसे पूछ ले कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं तो 179, कुल अक्षांश कितने होते हैं तो 181। प्रत्येक गोलार्ध में अक्षांश रेखा कितनी होती है तो प्रत्येक गोलार्ध में, यानी 90 में से 1 घटाएंगे ना अब हम, तो 89 होती है। प्रत्येक गोलार्ध में अक्षांश कितने होते हैं यदि पूछ ले तो 90 अक्षांश होते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश और 1 विषुवत रेखा, तभी तो 181 बने। तो प्रत्येक गोलार्ध में अक्षांश पूछ ले तो कितने हो जाएंगे तो 90 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों 90 हो जाएंगे। इस बात को यहाँ लिख लीजिए, ये तो आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ लिख लीजिए, प्रत्येक गोलार्ध में अक्षांश, अगर आपसे अक्षांश पूछ ले प्रत्येक गोलार्ध में तो वो हो जाएगा दोस्तों 90। ध्यान रखेंगे ये सारी बातें। कुल अक्षांश कितने होते हैं तो कुल अक्षांश होते हैं 181। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं तो कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं 179। प्रत्येक गोलार्ध में अक्षांश रेखा कितनी होती हैं तो वो होती हैं दोस्तों 89, और प्रत्येक गोलार्ध में अक्षांश कितने होते हैं तो वो होते हैं दोस्तों 90। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की, जिनमें हमें विषुवत रेखा को देखना है, कर्क रेखा को देखना है, मकर रेखा को देखना है, आर्कटिक वृत्त को देखना है और अंटार्कटिक वृत्त को भी देखना है। तो विषुवत रेखा से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बात तो इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए भूमध्य रेखा पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ष जो है सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, पूरी तरह लंबवत नहीं पर लगभग लंबवत ही पड़ती हैं। इसी कारण भूमध्य रेखा पर तापमान सदैव उच्च बना रहता है। तो अगर पूछ ले कौन सी रेखा ऐसी है जहां पर पूरे वर्ष भर किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो फिर कौन सी हो जाएगी भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। इसी को जो है भूमध्य रेखा भी कहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इक्वेटर भी कहते हैं इसी को, ठीक है इंग्लिश में। तो भूमध्य रेखा पर वार्षिक और दैनिक तापांतर बहुत कम रहता है, यानी कि दिन और रात के तापमान में जो अंतर है वो भी बहुत कम रहता है, और जनवरी और दिसंबर के महीने का जो तापमान का अंतर है वो भी बहुत कम रहता है। ज्यादा अंतर नहीं आता तापमान में, हमेशा तापमान उच्च बना रहता है, लगभग एक जैसा ही बना रहता है। तो विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर यहां पर लंबवत पड़ती हैं, वार्षिक और दैनिक तापांतर में कोई खास अंतर नहीं होता। दिन और रात की अवधि बराबर होती है, ध्यान रखिएगा ये बात, यानी जितने बड़े दिन उतनी ही बड़ी रात। क्यों? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, इस वजह से दिन और रात की अवधि पूरी तरह बराबर होती है, और गर्मी पाई जाती है वर्ष भर। यहां पर जो है तापमान उच्च पाया जाता है, इसका मतलब शीत ऋतु जो है भूमध्य रेखा पर पाई नहीं जाती। देखिए वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती हैं, पर बिल्कुल एग्जैक्ट लंबवत यदि किरणें आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। देखिए डेट याद रखिए, ये भूमध्य रेखा है। 21 मार्च को यहां पर जो है लंबवत पड़ रही हैं किरणें,
फिर इसके बाद किरणें कर्क रेखा तक चली जाती हैं और 21 जून को कर्क रेखा पर किरणें लंबवत पड़ती हैं सूर्य की, और यहां से सूर्य वापस लौटना प्रारंभ करता है विषुवत रेखा की तरफ और लौट करके 23 सितंबर को फिर आ जाता है वापस विषुवत रेखा पे, और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। उसके पश्चात सूर्य मकर रेखा की तरफ चला जाता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और फिर मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ लौटता है। 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, 21 जून को कर्क रेखा पर। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है, यानी सूर्य की किरणें केवल मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में लंबवत पड़ती हैं। यानी अगर इस तरीके का प्रश्न दे दिया जाए कि कहां लंबवत नहीं पड़ेंगी, तो मकर रेखा और कर्क रेखा के परे जो अक्षांशीय रेखा होती है वहां सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ सकती। ये हम पृथ्वी की गतियों में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप ध्यान रखिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। बात करें गुरुत्वाकर्षण बल का, तो भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो न्यूनतम होता है और ध्रुवों की तरफ जाने पर यह मान बढ़ता चला जाता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो सर्वाधिक होता है। तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कैसा होता है? सर्वाधिक होता है। यानी इस तरीके से प्रश्न दे दिया जाए कि निम्न में से किस अक्षांश पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होगा, और उसमें दे दिया जाए क्या? मकर रेखा, कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव या फिर विषुवत रेखा। तो उत्तरी ध्रुव पर सर्वाधिक होगा। उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर जो मान है गुरुत्वाकर्षण बल का वो सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम जो है विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के मान में कमी आती चली जाती है। क्या कारण है इसका? इसका कारण सीधा सा है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, जिसके कारण केंद्र से ध्रुवों की दूरी भूमध्य रेखा की अपेक्षा कम है। तो केंद्र से ही तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो ध्रुव ज्यादा पास में है, तो ज्यादा पास में है तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। विषुवत रेखा केंद्र से दूर है, तो इस वजह से वहां पर गुरुत्वाकर्षण भी कम लगता है। तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों? तो भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के द्वीपीय देशों से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से। यानी भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो एशिया से। देखिए सबसे एंड में मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा जिससे आप आराम से बता पाएंगे कि किस महाद्वीप से कितनी रेखाएं गुजरती हैं। कहीं कोई समस्या नहीं, सब रटा दूंगा। किस देश से गुजरती है, किस महाद्वीप से गुजरती है, किस महासागर से गुजरती है, सब यहीं रटा दूंगा। भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से गुजरती है। कुल कितने देशों से गुजरती है? तो 13 देशों से। देखिए आंकड़ा ध्यान रख लीजिएगा, बाकी मैं ट्रिक याद करा दूंगा 13 देश कौन कौन से हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं कि भूमध्य रेखा किससे गुजरती है, किस देश से नहीं गुजरती। और आजकल तो 1 2 2 3 1 2 3 ऐसे करके ऑप्शन आते हैं, तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो 3 महाद्वीपों से गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी। कुल कितने देशों से गुजरती है? तो 13 देशों से गुजरती है। यह फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तीनों नदियां याद रखिएगा, कांगो नदी भूमध्य रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा के संदर्भ में बात करें तो कांगो नदी जो है वह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। ये झीलों में तीनों फैक्ट बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है, पहली सुपीरियर है, और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, पहली कैस्पियन सागर, दूसरी सुपीरियर, तीसरी विक्टोरिया। इस विक्टोरिया झील से भी भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है।
ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये भूमध्य रेखा से संबंधित प्रश्न हैं। अब बात करेंगे वे 13 देश कौन कौन से हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए ट्रिक मेरी नहीं है, पहले बता रहा हूं, स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। किसी और यूट्यूब चैनल पे आप ये ट्रिक देख लेंगे, कहेंगे नकलची मास्टर है, चीप करके लाया, तो मेरी नहीं है भाई, मैंने नहीं बनाई। YouTube पे ही कहीं से देखी थी, कहीं से उठाई थी, मुझे अच्छी लगी, मुझे इससे याद हो गया, आपके लिए मैं लेकर के आ गया हूं। और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कहां से देखी, अदरवाइज मैं नाम बता देता। ठीक है, मेरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो मेरी ट्रिक्स होती है मैं बता देता हूं। तो एक कालाबाज काका के सामने युवा गायब, इंडोनेशिया की मौसी। यानी 2 टुकड़ों में आप तोड़ दीजिए इस ट्रिक को ऐसे। एक कालाबाज काका के सामने युवा गायब। देखिए ट्रिक तो कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, काका के सामने युवा और कालाबाज गायब, लेकिन ये एक महाद्वीप से क्रम से आ जाएगा, इसलिए आप ऐसे याद कीजिएगा। एक कालाबाज काका के सामने युवा गायब, इंडोनेशिया की मौसी। एक से बनेगा इक्वाडोर, काला से कोलंबिया, बाज से ब्राजील, का से कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, के से केन्या, सामने से सोमालिया, युवा से युगांडा, गायब से गैवन, इंडोनेशिया से इंडोनेशिया, की से किरिबाती, मौ से मालदीव और सी से साओ टोमे प्रिंसेप। थोड़ा याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएंगे दोस्तों। विषुवत रेखा 13 देशों से गुजरती है, कौन कौन? तो एक कालाबाज काका के सामने युवा गायब, इंडोनेशिया की मौसी। ठीक है, बात करें इक्वाडोर की, कोलंबिया की, ब्राजील की, तो दक्षिण अफ्रीकी अमेरिकी महाद्वीप में पड़ते हैं। कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, सोमालिया, युगांडा, गैबन अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ते हैं। इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव, साओ टोमे प्रिंसिप एशिया के द्वीपीय देश हैं। तो ये 13 देश हैं दोस्तों, इन्हें थोड़े प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कीजिएगा। एक दिन में तो नहीं याद होंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएंगे। तो ये विषुवत रेखा से बनने वाले सभी प्रश्न हमने देख लिए। अब थोड़ी चर्चा करेंगे कर्क रेखा से बनने वाले प्रश्नों पर। तो कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तर में या दक्षिण में, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, यानी 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर अवस्थित है कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा हिंद महासागर से गुजरती है, अटलांटिक महासागर से गुजरती है, प्रशांत महासागर से गुजरती है, यानी तीनों महत्वपूर्ण महासागरों से गुजरती है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इसके अलावा जो आपको जलराशियां याद रखनी है, कर्क रेखा की सारी जलराशियां याद रखिएगा। ताइवान जल संधि से गुजरती है कर्क रेखा, लाल सागर से गुजरती है कर्क रेखा और मैक्सिको की खाड़ी से भी गुजरती है कर्क रेखा। अब अगर पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा पर सूर्य कब लंबवत पड़ता है, तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है और इसी 21 जून के बाद सूर्य कर्क रेखा से वापस विषुवत रेखा की ओर चल देता है। आप बताएंगे कि इसे इस घटना को कर्क संक्रांति कहते हैं या मकर संक्रांति कहते हैं, यह आपका टास्क है। जब पृथ्वी की गतियां पढ़ाएंगे तो हम दोबारा चर्चा करेंगे। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है भारत में। भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। ठीक है, तो कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर के गुजरती है। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे पर है। नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र को। हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। तो उसी नील नदी में नासिर झील स्थित है और उस नासिर झील से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा किस झील से होकर के गुजरती है? विक्टोरिया झील से।
कर्क रेखा किस झील से होकर के गुजरती है दोस्तों? तो नासिर झील से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो हमने भूमध्य रेखा के देश देखे, काका के सामने एक कालाबाज, काका के सामने युवा गायब, इंडोनेशिया की मौसी। एक कालाबाज, काका के सामने युवा गायब, इंडोनेशिया की मौसी। थोड़े दिन याद करोगे, याद हो जाएंगे। इसी प्रकार कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका, इन 3 देशों से और इन 3 महाद्वीप के 18 देशों से गुजरती है। यानी भूमध्य रेखा तो 13 ही देशों से गुजरती थी, कर्क रेखा 18 देशों से गुजरती है। अब बताइए, याद कर लेंगे बिना ट्रिक के? तो ट्रिक हर जगह नहीं लगानी होती, लेकिन जहां लगानी है, प्रश्न तो बनते हैं, लगातार बनते हैं कि किस देश से कर्क रेखा गुजरती है, किस देश से नहीं गुजरती, किस देश से भूमध्य रेखा गुजरती है, किस देश से नहीं गुजरती। अब उत्तर तो देना पड़ेगा ना दोस्तों। तो फिर यहां आपको ट्रिक पढ़नी पड़ेगी। ट्रिक है कुछ इस प्रकार, अरेबियन ताई रात में आम चीनी भरकर भागी। ये पूरी नहीं हुई है, ये इतना है। अरेबियन ताई रात में आम चीनी भरकर भागी। ये एशिया के देश हैं। अरेबियन मतलब सऊदी अरब, ताई से बना ताइवान, रात से संयुक्त अरब अमीरात, में से म्यांमार, आम से ओमान, चीनी से चीन, भरकर से भारत और भागी से बांग्लादेश। इसको थोड़ा याद रखिएगा, भागी से कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। अरेबियन ताई रात में आम चीनी भरकर भागी। अरेबियन से सऊदी अरब, ताई से बनेगा ताइवान, रात से संयुक्त अरब अमीरात, में से म्यांमार, आम से ओमान, चीनी से चीन, भरकर से भारत और भागी से बांग्लादेश। मोलू मिस्त्री ने चाय ली और मोमोज खाए। ये जो है अफ्रीकी देश हैं। मोलू मिस्त्री ने चाय ली और मोमोज खाए। माली, मिस्त्री से मिस्र, ने से नाइजर, चाय से चाड, ली से लीबिया और से अल्जीरिया, मोमोज से मोरक्को और मोरातानिया। मैक्रोनी बनाओ, मैक्रोनी से मैक्सिको और बनाओ से बहामास। देखिए ना, एक साथ याद कीजिए। अरेबियन ताई रात में आम चीनी भरकर भागी, मोलू मिस्त्री ने चाय ली और मोमोज खाए, तुम मैक्रोनी बनाओ। ठीक है, अरेबियन ताई रात में आम चीनी भरकर भागी, मोलू मिस्त्री ने चाय ली और मोमोज खाए, तुम मैक्रोनी बनाओ। उसकी क्या थी? एक कालाबाज, काका के सामने युवा गायब, इंडोनेशिया की मौसी। ट्रिक जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये थोड़े से बहुत बड़ा डाटा है, आप सोचेंगे आपको याद हो गया, लेकिन एग्जाम टाइम में आप भूलेंगे ही भूलेंगे। तो इन ट्रिक को याद कीजिए और इनका बहुत बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि आरओ एआरओ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं दोस्तों। चलिए, हमने भूमध्य रेखा को देख लिया, हमने कर्क रेखा को देख लिया। अब हम बात करेंगे कुछ मकर रेखा के विषय में। तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, कर्क रेखा जैसा ही, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। ठीक है, वहां पर 21 जून को सूर्य लंबवत होता था, यहां 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। इसका उल्टा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा? 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कौन सी है? तो देखिए, 21 जून सबसे बड़ा दिन है, तो सबसे छोटी रात 21 जून की हुई कि नहीं हुई? और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है, तो सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर की। तो ये सभी हम वहां अगले चैप्टर में रटाएंगे, पर आप थोड़ा सा माइंड मेकअप कर रहा था तो याद रखिएगा। चलिए, अब बात करते हैं मकर रेखा की। तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के 4 देशों से गुजरती है, अफ्रीका के 5 देशों से और एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी गुजरती है। तो कितने देश हो गए? 5, 4, 9 और 1, 10। इसकी भी हम जो है ट्रिक देखेंगे, लेकिन ये ट्रिक आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बीच बीच में से है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे अभी तक तो मैं एक महाद्वीप को एक साथ कवर कर रहा था, पर यहाँ ऐसा नहीं है। ट्रिक याद कर लीजिए, देश याद कर लीजिए और थोड़ा सा माइंड लगाइएगा कौन सा देश किस महाद्वीप में पड़ता है। ट्रिक है मां अंबा, बचाओ, पनामा और दक्षिण अफ्रीका से।
माँ अम्बा बचाओ पनामा और दक्षिण अफ्रीका से। माँ से मेडागास्कर, अ से अर्जेंटीना, बा से ब्राजील, ब से बोत्सवाना, च से चिली, प से पराग्वे, ना से नामीबिया, मा से मोजाम्बिक, ओ से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका। तो इन्हें थोड़ा दोस्तों याद रखिएगा। भूमध्य रेखा की क्या थी? एक कालाबाज काका के सामने युवा गायब। उसी प्रकार हमने वहां पर देखी अरेबियन ताई रात में आम चीनी भरकर भागी, मौलवी मिस्त्री ने चाय ली और मोमोज खाए, मैक्रोनी बनाओ। इसी प्रकार यहां पर क्या है? माँ अम्बा बचाओ पनामा और दक्षिण अफ्रीका से। तो इनको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको जो है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा से जिन देशों से गुजरती है वो आराम से याद हो जाएंगे और प्रश्न के सबसे ज्यादा चांस यही पूछे जाने के होते हैं। चलिए बात करते हैं आर्कटिक वृत्त की। तो ये विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी आर्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। आर्कटिक वृत्त पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अब देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा तक ही लंबवत पड़ती हैं, इसके बाद तो तिरछी ही पड़ रही है ना। तो आर्कटिक वृत्त पर और अंटार्कटिक वृत्त पर सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती है सूर्य की किरणें। इसी वजह से यहां पर बहुत ज्यादा ठंड पाई जाती है। आर्कटिक वृत्त के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ये बियर झील से गुजरती है। कहां से? बियर झील से। देखिए विक्टोरिया झील से कौन सी गुजरती है? भूमध्य रेखा। उसके बाद हमने देखा नासिर झील से कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। और ग्रेट बियर झील से कौन सा वृत्त गुजरता है? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त आर्कटिक महासागर, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से गुजरता है। देखिए इनके देश नहीं भी याद करेंगे तो मेरे हिसाब से काम चल जाना चाहिए, लेकिन भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा इनके तो आप जो है, और अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर, इनके तो आप हर हालत में याद कर लीजिए। चलिए आखिरी अक्षांश है आर्कटिक वृत्त। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। तो 66.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी को किस रूप में जानते हैं? इसे जानते हैं दोस्तों अंटार्कटिक वृत्त के बारे में। किसी अंटार्कटिक महाद्वीप से गुजरती है, इसके अलावा किसी और महाद्वीप से ये गुजरती नहीं। अंटार्कटिक महाद्वीप पूरा बर्फ का जमा हुआ महाद्वीप है, इसी वजह से उसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। हमने मकर रेखा देखा, कर्क रेखा देखा, भूमध्य रेखा देखा, अंटार्कटिक वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री दक्षिण, और इसके अलावा आर्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री उत्तर, ये हमने देखा। आर्कटिक वृत्त से ग्रेट बियर झील से गुजरता है आर्कटिक वृत्त। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त के बारे में कुछ है नहीं, सिर्फ इसका जो है ये याद रख लीजिएगा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है अंटार्कटिक वृत्त। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कौन सी रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, इसके लिए आप ये टेबल याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है या किसी महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, तो ये टेबल याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आ से आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अंटार्कटिक वृत्त की हम बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरता है ना। आर्कटिक वृत्त। बात करें म से मकर रेखा, और वी से विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, और क से कर्क रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले तो महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार लगा लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका को इसमें से हटा देंगे। उसके बाद आपको ना दोस्तों ऐसे टेबल में सबसे पहले ऐसे लिखना है आम, आम और आम। ठीक है, फिर इस तरफ लिखेंगे कवि, कवि, 2 बार ऐसे लिखेंगे और तीसरी बार फिर ऐसे लिखेंगे कवि।
ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो याद हो जाएगा। आम आम आम, कवि कवि और फिर कवि, इस तरीके से। तो बात करूं अगर मैं एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप आर्कटिक वृत्त गुजरता है, एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है, एशिया महाद्वीप से विषुवत रेखा भी गुजरती है, अफ्रीका से मकर रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है। उत्तरी अमेरिका से आर्कटिक वृत्त गुजरता है और कर्क रेखा गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका से मकर रेखा गुजरती है और विषुवत रेखा, यूरोप से आर्कटिक वृत्त और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। अब देखिए, अगर मैं पूछूं मकर रेखा किस किस महाद्वीप से गुजरती है, तो क्या एशिया से गुजरती है? बिल्कुल नहीं गुजरती। अफ्रीका से गुजर रही है कि नहीं गुजर रही? इसके अलावा उत्तरी अमेरिका से भी नहीं गुजर रही, दक्षिणी अमेरिका से गुजर रही है और ऑस्ट्रेलिया से। तो ये टेबल याद रखेंगे तो दोनों तरीके से प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। कोई रेखा किस किस महाद्वीप से गुजर रही है का उत्तर भी दे सकते हैं, और किसी महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजर रही है इसका उत्तर भी दे सकते हैं। और देश मैंने आपको याद करा ही दिए हैं, कर्क रेखा के 18 देश और भूमध्य रेखा के 13 देश याद रखिएगा। साथ ही मकर रेखा के भी याद रखिएगा। और बात करेंगे अब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, और उसके भी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देशांतर रेखाओं पर चर्चा कर लेते हैं। देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व और पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। जैसे दोस्तों अक्षांश रेखाएं होती थी, उसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखाओं से किसी भी दूर की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं कहते हैं इस प्रकार। ठीक है, इस स्थान से गुजरने वाली उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को बराबर ऊर्ध्वाधर भागों में बांटती है देशांतर रेखा कहलाती हैं। ये डेफिनेशन है, यानी वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? ऐसी रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखा। ये कुल कितनी होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों कितनी? ये होती हैं 180, सॉरी 360। कितनी होती हैं? 360। टोटल कितनी होती हैं ये? 360। 180 पूर्व तक और 180 पश्चिम में, तो ये टोटल हो जाती हैं 360। देशांतर रेखाओं को याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं और 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 360 है। इसमें ऐसा चक्कर नहीं होता पूर्वी में कितनी, पश्चिमी में कितनी, ये टोटल 60 है। पूर्वी गोलार्ध में 180, पश्चिमी में 180, टोटल हो गई ये 360। इसमें 0 डिग्री और 180 डिग्री भी गिनी जाती है, तो ये जो है सीधे 360 है। आपको ध्यान रखना है, पूर्वी में 180, पश्चिमी में 180 और टोटल हो गई 360। वो सारे आंकड़े आपको अक्षांश देशांतर में, अक्षांश रेखाओं में याद रखने हैं। यहाँ पर सीधा सीधा फंडा है। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, सभी अक्षांश रेखाएं पूरे वृत्त का निर्माण करती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं दोस्तों? अर्धवृत्त का। वृत्त का निर्माण होता है, हम कई किताबों में आप पढ़ लेंगे देशांतर रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं, पर वृत्त का निर्माण ऐसे नहीं होता दोस्तों। 1 डिग्री पूर्वी देशांतर और पीछे की तरफ 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, अब वृत्त बना। तो अगर मैं बात करूं 1 डिग्री पूर्वी देशांतर की, तो उसने तो केवल अर्धवृत्त ही तो बनाया दोस्तों। भाई 360 कब बन रहे हैं? जब 1 डिग्री पूर्वी देशांतर अलग है और 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर अलग है। तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ये मिलकर के वृत्त बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं पूरे वृत्त का निर्माण करती हैं। तो जैसे 1 डिग्री के पीछे 1 डिग्री पूर्वी देशांतर के पीछे 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर के पीछे 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर है ना, उसी प्रकार 0 डिग्री के पीछे
0 डिग्री के पीछे ध्यान रखिएगा 180 डिग्री, कौन सा वाला, तो 180 डिग्री ईस्ट कह लो या 180 डिग्री वेस्ट कह लो, ये एक ही होते हैं दोस्तों। देखिए पृथ्वी को अगर हम ऐसे तोड़े हैं 0 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ गए और 180 डिग्री यहाँ तक गए, तो जब इस पृथ्वी को गोल करेंगे तो ये दोनों मिलकर के एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे ना। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा होती है, ध्यान रखिएगा। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, कितनी, 111.321 किलोमीटर, और ध्रुवों की ओर जाने पर यह 0 हो जाती है। यानी ये देखिए ऐसे, ये देशांतर रेखा है, तो यहां पर विषुवत रेखा पर ये जो दूरी है ये सबसे ज्यादा होगी, कितनी होगी, 111.321 किलोमीटर, और ध्रुवों पर जाने पर ये दूरी कितनी हो गई है, ये दूरी हो जाती है दोस्तों 0। तो ध्रुवों पर 0 और विषुवत रेखा पर यह दूरी होती है 111.321 किलोमीटर। सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं, अक्षांश रेखाएं कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, वो एक दूसरे के समानांतर हैं, जबकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती हैं। देखिए ध्रुवों से तो गुजर रही हैं ये सभी, तो ध्रुवों पर ये मिल जाती हैं, यानी सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत दिशा में 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एवं 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा स्थित है, अर्थात ये दोनों रेखाएं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक ही रेखा है। ये हमने जो है चर्चा आपसे थोड़ी देर पहले ही कर ली है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बीच में। उससे पहले ध्यान रखिएगा, दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो गौर कहलाती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहला रही थी दोस्तों, कटिबंध, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहला रही है, गौर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कटिबंध और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गौर कहलाती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। बात करें महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की, तो प्रधान याम्य उत्तर रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर के बारे में बात कर लेते हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहीं से समय का निर्धारण करते हैं सब हमें अगर किसी भी स्थान का समय जानना है तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से कितने डिग्री अक्षांश पर है वो ये पता लगाना, कितने डिग्री देशांतर पर है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्य उत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ ले ग्रीनविच रेखा के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्रधान याम्य उत्तर रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। विश्व में समय की एकरूपता को बनाए रखने के लिए विश्व के सभी देशों ने ग्रीनविच रेखा को सर्वसम्मति से मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए इसे ग्रीनविच मानक समय रेखा यानी ग्रीनविच मीन टाइम GMT के नाम से भी जाना जाता है। कहां कहां से गुजरती है ये दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, अफ्रीका, यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका महाद्वीप मैंने आपको बता ही दिए। ध्यान रखिएगा, प्रधान याम्य उत्तर रेखा प्रशांत महासागर से नहीं गुजर रही है, आर्कटिक महासागर से गुजर रही है, अटलांटिक महासागर से और दक्षिणी महासागर से गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए देशांतर रेखा है, ये अक्षांश रेखाएं यूं पड़ी हुई हैं पृथ्वी पर और ये देशांतर रेखा गुजर रही है, तो इन सभी अक्षांश रेखाओं को काटेगी कि नहीं काटेगी, काटेगी, बिल्कुल काटेगी। इसका मतलब ये आर्कटिक वृत्त को भी काटेगी, ये कर्क रेखा को भी काटेगी, ये मकर रेखा को भी काटेगी, ये भूमध्य रेखा को भी काटेगी और ये अंटार्कटिक वृत्त को भी काटेगी। तो किसको कहां काट रही है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा को ये गिनी की खाड़ी में काटती है, यानी अटलांटिक महासागर
सागर में काटती है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा को कहाँ काटती है? तो गिनी की खाड़ी में, अटलांटिक महासागर में, अंध महासागर में काटती है। वहीं कर्क रेखा को कहाँ काटती है? तो कर्क रेखा को काटती है दोस्तों ये अल्जीरिया में। कहाँ काटती है कर्क रेखा को? अल्जीरिया में। वहीं बात करें यदि मकर रेखा की, तो मकर रेखा को ये अटलांटिक महासागर में काटती है। यानी विषुवत रेखा को गिनी की खाड़ी में, विषुवत रेखा को कहां पर? गिनी की खाड़ी में, कर्क रेखा को अल्जीरिया में, मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में, वहीं आर्कटिक वृत्त को दोस्तों नॉर्वेजियन सागर में प्रतिच्छेद करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे प्रश्न पूछा जाता है। विषुवत रेखा को कहां पर काटती है 0 डिग्री देशांतर रेखा? तो गिनी की खाड़ी में। कर्क रेखा को अल्जीरिया में, मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में, और आर्कटिक वृत्त को नॉर्वेजियन सागर में काटती है। किन किन देशों से होकर के गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, ट्रिक तो ये लिखी रही है आपके सामने, घाट में BSF, इससे आप देख ही लेंगे। GH से घाना, A से अल्जीरिया, T से टोगो, M से माली, E से इंग्लैंड, B से बुर्किना फासो, S से स्पेन और F से फ्रांस। घाट में BSF। घाना की सबसे बड़ी झील वोल्टा से भी गुजरती है। झीलों से देखिए कुछ ना कुछ गुजर रहा है। विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा नासिर झील से गुजर रही है, आर्कटिक वृत्त ग्रेट बियर झील से गुजर रहा है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा वोल्टा लेक से गुजरती है। और घाना देश की राजधानी अक्रा इसी 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। देखिए राजधानियां याद रखनी है आपको, राजधानियों के लिए अलग से मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से ले आऊंगा चाहे तो। राजधानियां जब जब जो आए ध्यान रखिएगा। तो घाना की राजधानी क्या है? तो घाना की राजधानी अक्रा है, जो 0 डिग्री देशांतर पर ही स्थित है। वोल्टा झील से भी गुजरती है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। और किन किन देशों से गुजरती है? तो घाट में BSF यानी घाना, अल्जीरिया, टोगो, माली, इंग्लैंड, बुर्किना फासो, स्पेन और फ्रांस, इतने देशों से होकर के ये गुजरती है। अच्छा, समय का आकलन इन्हीं देशांतर रेखाओं से किया जाता है। तो कैसे करते हैं समय का आकलन? तो देखिए पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है ना। पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, एक चक्कर पूरा लगा लेती है हम 24 घंटे में, यही तो कहते हैं। तो 360 डिग्री यानी 24 घंटे में 360 डिग्री, 360 में 24 का यदि हम भाग देंगे तो जो निकल करके आएगा वो आएगा 15। यानी 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 घंटे में 1 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री देशांतर यदि अंतर आएगा तो समय में 4 मिनट का अंतर आएगा। यानी कि यदि 0 डिग्री देशांतर पर 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे हैं तो 1 डिग्री देशांतर पर कितने बज रहे होंगे? 12:04। और 15 डिग्री देशांतर पर 1 बज रहा होगा, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। 15 डिग्री में कितना अंतर आ जाता है? 1 घंटे का अंतर आ जाता है। और 4 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट का, और 24 घंटे में पूरे 360 डिग्री का। यह आंकड़ा ध्यान रखिएगा, इसी से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। चलिए अंतर तो हमने समझ में आ गया, 1 डिग्री में 4 मिनट, 15 डिग्री में 1 घंटा और 360 डिग्री में 24 घंटे। पर बढ़ाना और घटाना, समय बढ़ाया जाए या घटाया जाए, भाई अंतर हमें समझ में आ गया। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है। अब देखिए ये 0 डिग्री देशांतर है, 1 डिग्री देशांतर इधर भी है और 1 डिग्री देशांतर इधर भी है। यहाँ 12 बज रहे हैं तो किसी एक जगह पे 12:04 होंगे, तो किसी एक जगह पे 11:56 भी तो होंगे। 4 मिनट बढ़ेंगे या 4 मिनट कम होंगे। तो किधर बढ़ेंगे किधर कम होंगे? तो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व दिशा। देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पूर्व की ओर यदि हम बढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा टाइम बढ़ेगा। पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम घटेगा।
पूर्व की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ आएंगे तो टाइम घटेगा। अब देखिए भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है? देखिए भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और जो जीएमटी है वो 0 डिग्री। तो पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो समय बढ़ेगा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि भारत का समय आगे रहेगा। 5 घंटा, 1 घंटे में 15 डिग्री, यानी 5 घंटे में कितने हुए? 15 पंजे 75 डिग्री। 30 मिनट, यानी 1 घंटे में यदि 15 डिग्री होते हैं तो फिर 30 मिनट में कितने होंगे? तो 30 मिनट में हो जाएंगे दोस्तों 7.5 डिग्री ना, 7.5 डिग्री। ठीक है, अब इसे जोड़ लीजिए। 75 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 82 और आधा रह गया यानी 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इस वजह से 5 घंटा 30 मिनट का अंतर आया है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो 180 डिग्री देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कितना है? 0 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी है? 180 डिग्री देशांतर। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जानते हैं। 180 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा की ओर जाने पर 1 दिन घटाना पड़ता है और पश्चिम दिशा की ओर जाने पर 1 दिन जोड़ना पड़ता है। यानी कि ये 180 डिग्री देशांतर है, 180 डिग्री है देशांतर है। इससे पूर्व की ओर जा रहे हैं। सपोज कीजिए पूर्व में यदि 1 जनवरी है तो फिर यहां पर 31 दिसंबर होगी। क्यों? क्योंकि 1 दिन आपको जो है यहां पर 2 जनवरी होगा, क्योंकि पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन आपको जोड़ना पड़ता है और पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन घटाना पड़ता है। तो 2 जनवरी में 1 दिन घटाएंगे तो 1 जनवरी, और इधर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी में 1 दिन जोड़ेंगे तो 2 जनवरी। यानी कि 2 डेट्स होती हैं दुनिया में एक साथ। 180 डिग्री पूर्व देशांतर से पूर्व की तरफ जो समय देश पड़ते हैं उनमें अलग तिथि होती है, और जो पश्चिम की तरफ देश पड़ते हैं उनमें तिथि अलग होती है। पश्चिम की तरफ जो देश पड़ते हैं उनमें एक तिथि आगे रहती है, और जो पूर्व की तरफ देश पड़ते हैं उनमें एक तिथि कम रहती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप ये बात? अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा सुनिएगा दोस्तों। इतना टफ कंसेप्ट है नहीं, पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, पर दिन घटता है, क्योंकि समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से तय हो रही है और ये 180 डिग्री देशांतर से। तो मिक्स मत कर दीजिएगा कि पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है तो दिन भी बढ़ जाएगा। नहीं, दिन घटेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से और क्या प्रश्न बनते हैं? तो अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के एक तरफ तिथि अलग है, दूसरी तरफ तिथि अलग है। यहां पर यदि 1 जनवरी है तो यहां पर 2 जनवरी है। ठीक है, अब सपोज कीजिए यदि किसी देश से ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजर गई तो एक ही देश में 2 तिथियां नहीं हो जाएंगी? एक ही देश में 2 तिथि हो जाएंगी, जबकि एक देश में एक ही तिथि होनी चाहिए। वो कब होगी? कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के या तो देश पूर्व में स्थित हो या पश्चिम में स्थित हो, ये तिथि रेखा न गुजरे किसी भी देश से, यानी किसी महाद्वीप से न गुजरे, तो इसको काल्पनिक रेखा है तो इसे हमने मोड़ दिया। सपोज कीजिए यूं रेखा आ रही है और यहां पर कोई महाद्वीप है, तो फिर इसे हम मोड़ दिया, हम मोड़ करके आगे बढ़ गए। यानी या तो इस देश को पूर्व की तरफ रखेंगे या पश्चिम की तरफ रखेंगे, इससे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं गुजरेगी। तो ऐसा कितनी बार मोड़ा गया है? तो मोड़ा गया है 4 बार। तो कितनी बार मोड़ा गया है? 4 बार मोड़ा गया है। ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाहर बहुत ज्यादा कुत्ते भौंक रहे हैं तो थोड़ा वीडियो में व्यवधान आ जाता है। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जो है 4 बार मोड़ा गया है। किसी महाद्वीप से ये रेखा नहीं गुजरती है, महासागरों से गुजरती है। आर्कटिक महासागर से गुजरती है, प्रशांत महासागर से गुजरती है और दक्षिणी महासागर से गुजरती है। 4 बार मोड़ा गया है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है
ये जो है किस जल संधि से गुजरती है, तो बेरिंग जल संधि से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से होकर के गुजरती है। ये यूएसए का अलास्का है, इधर साइबेरिया क्षेत्र है रूस का, और इसके बीच से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। और यहीं पर जो जल संधि मौजूद है वो कौन सी जल संधि है दोस्तों, वो है बेरिंग जल संधि। तो ये थे दोस्तों पूरे देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं से संबंधित थ्योरी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये फैक्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इनका आप अध्ययन कीजिए, इनका आप बार बार रिवीजन कीजिए। इससे रिलेटेड, इससे संबंधित प्रश्न लेकर के हम आपके सामने शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।